आइंस्टाइन की आईक्यू कहते हैं कि 160 के बराबर थी और वो उस टाइम के 0.1% इंसानों में आता था। लेकिन आज के ज़माने में अगर आइंस्टाइन पैदा हुआ होता तो आप गेस कर सकते हैं उसकी आईक्यू कितनी होती। तो साइंटिस्ट का मानना है कि उसकी आईक्यू अराउंड 200 के पार होती। हाँ, 160 से 200 मतलब कि उसकी आईक्यू बढ़ गई। अब ऐसा साइंटिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने स्टडीज़ में पाया है कि जनरेशन ओवर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों की आईक्यू बढ़ती ही चली जा रही है। हाँ, और इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि हेल्थ केयर में सुधार आया है, एजुकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ है। मतलब उतना ज़्यादा तो इम्प्रूव नहीं हुआ है, बट अगर 100 साल पुरानी एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर करें तो हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो आया ही है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो आया ही है, राइट। और तो और एजुकेशन, आज की एजुकेशन ज़्यादातर आईक्यू फोकस्ड है। इसका मतलब कि ज़्यादा फोकस आजकल फॉर्मूलेज पे होता है, रटवाने पे होता है। एग्ज़ाम्स वगैरह भी अगर आप देख लें तो सवाल, बहुत सारे सवाल जो है आईक्यू के सवाल के सिमिलर आते हैं। मतलब एमसीक्यू सवाल हो गए और सब कुछ रटवा दिया गया है स्कूल में ही, राइट। तो इसके कारण भी आईक्यू स्कोर बढ़ता चला जा रहा है। अब सवाल आप ये सोच रहे होंगे कि राम, ये तो अच्छी बात है ना कि आईक्यू इंसान का बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ। वेल, प्रॉब्लम ये है ना कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना फोकस कर रही है आईक्यू बेस्ड एग्ज़ाम और तरीकों पे, राइट, इसलिए ये ध्यान कम दे पा रही है क्रिएटिविटी फोकस्ड पढ़ने के तरीकों पे। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है कि इंसान की क्रिएटिविटी का स्कोर जो है वो जनरेशन दर जनरेशन कम होता जा रहा है। और हाँ, ये साइंटिस्ट ने स्टडी में बताया है कि जहाँ आईक्यू जनरेशन दर जनरेशन बढ़ता चला जा रहा है, क्रिएटिविटी स्कोर्स वो कम होती चली जा रही है। यानी कि हमारी क्रिएटिविटी हमारे मेरे पिताजी के टाइम के इंसानों के हिसाब से के कंपैरिजन में कम होने वाली है, ऑन एन एवरेज कम होने वाली है। और आने वाली जनरेशन की भी अगर यही हालत रही तो वो भी कम होने वाली है। और केवल यही नहीं, अगर आपका बच्चा एक ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ रहा है तो ये मान के रख लीजिए कि उसकी क्रिएटिविटी 6th ग्रेड तक तो बढ़ेगी, बट उसके बाद या तो सेम ही रहने वाली है या फिर उल्टा डिक्रीज करने वाली है। हाँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि 6th ग्रेड तक तो करिकुलम का ज़्यादा बोझ होता नहीं है, ज़्यादा रटवाने की चीज़ें भी होती नहीं हैं, तो फिर आराम से पढ़ाई हो रही होती है और क्रिएटिविटी के लिए टाइम होता है। लेकिन उसके बाद से सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं। इनफैक्ट IIT-JEE की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो 6th ग्रेड से ही तैयारी करवाती हैं IIT-JEE के एग्ज़ाम के लिए, राइट। तो सारा टाइम बचेगा वो आईक्यू फोकस्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में चला जाता है और क्रिएटिविटी के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि राम, क्या प्रॉब्लम है, सारी इंसानों की अगर क्रिएटिविटी कम हो रही है ऑन एन एवरेज तो होने दो ना। मतलब कंपटीशन तो बाकी सारे इंसानों से है ना, सारे इंसानों की क्रिएटिविटी कम हो रही है तो अच्छा है, सबकी कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। देखिए, आजकल का ज़माना पिछले के ज़माने से बहुत ही अलग है। आज का ज़माना AI का ज़माना है एंड AI के ज़माने में यही एक चीज़ सुनने को मिलता है कि क्रिएटिविटी की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होने वाली है। मीनियल जॉब्स जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, उन जॉब्स में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलने वाला है, राइट। तो इसलिए अगर आपका बच्चा, अगर आप ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आपको प्रोग्रेस मिलेगा, वरना मुश्किल चांसेस है, राइट। सो अब सवाल ये बैठता है कि आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं इस ट्रेडिशनल सिस्टम में होते हुए, ऑलराइट। अब ये सवाल के लिए हमें जाना पड़ेगा साइकोलॉजी के पास। अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से पूछें कि यार बताओ मेरे बच्चे की क्रिएटिविटी कैसी है, तो वो बताएंगे आपको एक टेस्ट का नाम, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही फेमस है और कॉमनली यूज़ किया जाता है नॉट ओनली बाई स्कूल्स बट ऑल्सो बाई कंपनीज जो कि हायरिंग करते हैं, राइट, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये टेस्ट है क्या और इसकी मदद से आप अपने बच्चों को की क्रिएटिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आइए जल्दी से देखते हैं। इस टेस्ट में हैं 10 सेक्शंस, ओके। पहला सेक्शन होता है आस्किंग क्वेश्चंस का, ऑलराइट। अब मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस टेस्ट को ले। वैसे ये टेस्ट नहीं, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ओके। ये मान लीजिए कि एक गेम टाइप का है और हम लोग ये गेम खेलने वाले हैं। आप चाहें तो अपने बच्चे को बुला सकते हैं और उसके साथ ये गेम खेल सकते हैं, ऑलराइट। सो पहली कैटेगरी है आस्किंग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो और फिर आपको मिलेगा 2 मिनट का टाइम और आप जितने सवाल पूछ सकते हैं, बेफिक्र होकर जितने भी सवाल पूछ सकते हैं पूछे, कोई सवाल गलत सवाल नहीं है, इस बारे में मत सोचिएगा, ऑलराइट। तो ये रहा क्लिप। अब अगर आपने ये क्लिप देख लिया है तो फिर पॉज कीजिए वीडियो को और
सवाल सोचने की कोशिश कीजिए। जितने सवाल आप पूछ सकते हैं इस क्लिप के बारे में उतने बहुत अच्छे हैं। अब अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आइए देखते हैं आगे। ये मैंने कुछ सवाल पूछ के रखे थे। ऑलराइट, लाइटनिंग होती क्या चीज़ है, किस चीज़ की बनी हुई है ये? क्या लाइटनिंग और लाइट सेम चीज़ है? लाइट जो मेरे रूम में है यहाँ पे, ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे का अंतर है। ये लाइटनिंग वाइट कलर की क्यों नहीं है, येलो, पिंक, ब्लू इस कलर की क्यों नहीं होती है? ये ऊपर से नीचे क्यों मूव कर रही है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती है? ये लाइटनिंग किस चीज़ की बनी हुई है, इसके अंदर है क्या आखिरकार? और ये देखने में ऐसे क्यों लग रही है जैसे कि पेड़ के जड़ों के समान हो? ऐसा क्यों शेप है इसका? और ऐसे करके आप कितने भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल गलत सवाल नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि ये कैसे ट्रेडिशनल स्कूल में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? वेल, ये बच्चों की क्यूरियोसिटी इसको प्रमोट करती है, इसको बढ़ावा देती है कि आप सवाल पूछिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस हों। आप सबसे पहली चीज़ देखिएगा स्कूल्स में, ट्रेडिशनल स्कूल्स में, कि बच्चे की क्यूरियोसिटी ये इसके लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। सब रटवाने के पीछे पड़े हुए हैं, सब एग्ज़ाम में मार्क्स दिलवाने के पीछे पड़े हुए हैं, दैट्स इट। और एग्ज़ाम भी ऐसा है कि क्यूरियोसिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने डिट्टो एग्ज़ाम में बुक का आंसर लिखा, बुक का डेफिनेशन लिखा, तो आपको नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो यही तो है एग्ज़ाम सिस्टम आज का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिस हो रही है आज के ज़माने में, क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना। अब ये तो सवाल मैंने पूछा था, एक रैंडम सा सवाल लाइटनिंग का। वैसे लाइटनिंग इज़ कनेक्टेड टू फिज़िक्स, जो कि साइंस में पढ़ाते हैं 7th 8th ग्रेड में, CBSE में शायद। अब मैं एक मैथ का भी एग्जांपल दे देता हूँ आपको। 6th ग्रेड मैथ में मान लीजिए अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हो रहा है, राइट? अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट हैं, तो आप बस ये लिख दीजिए और बच्चे को बोलिए कि जितने भी सवाल आ रहे हैं मन में, पूछो इसके बारे में। बहुत सारे सवाल आ सकते हैं और कोई भी सवाल गलत सवाल नहीं है। जैसे कि यार मैथ में ये ABCD कहाँ से आ गया, XYZ कहाँ से आ गया? या फिर आप अल्फ़ाबेट और नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं? अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट इनको कैसे ऐड कर सकते हैं? क्या यहाँ पे X की जगह पे A भी लिख सकता हूँ, L भी लिख सकता हूँ, कुछ भी चलेगा? या फिर X कोई स्पेशल अल्फ़ाबेट है? X-2 इसका मतलब हुआ क्या? X तो अल्फ़ाबेट है, 2 तो नंबर है। ऐसे अजीबोगरीब सवाल, बट आप देख सकते हैं कि ये सवाल बच्चे की क्यूरियोसिटी को कितना बढ़ावा देते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या फिर नई चीज़ें इन्वेंट करनी है, इन्वेंटर बनना है, तो क्यूरियोसिटी उसका एक मूल बेस फाउंडेशन होने वाली है। तो क्यूरियोसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये कैटेगरी उसमें सपोर्ट करती है, उसको इनकरेज करती है। अब आइए चलते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ऑलराइट, ये सेक्शन का नाम है गेसिंग कॉजेस। ऑलराइट, अब तुरंत से मैं एक सवाल देता हूँ पहले। मान लीजिए कि आपके पास रिमोट, टीवी का रिमोट, AC का रिमोट ये पड़ा हुआ है और ये रिमोट जो है काम नहीं कर रहा, बटन दबा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, राइट? अब मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें 2 मिनट के लिए और ये सोचें कि कितने क्या क्या कारण हो सकते हैं कि ये रिमोट काम नहीं कर रहा है। एक ही कारण नहीं होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राइट? सोचिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब अगर आपने ट्राई कर लिया है पॉज करके, तो फिर आइए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या क्या कुछ सोच के रखा था। जैसे कि हो सकता है कि इस रिमोट की जो बैटरी है, राइट, वो ख़त्म हो चुकी है, मुझे नई बैटरी लगानी पड़ेगी। या फिर हो सकता है कि इस रिमोट की बैटरी जो है वो उल्टी लगी हुई है, ना प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया है। या फिर हो सकता है कि इस रिमोट के अंदर की कुछ वायरिंग है वो ख़राब है। या फिर हो सकता है कि रिमोट में ये LED होता है जिससे कि सिग्नल जाता है, और AC में वहाँ पे एक अलग मशीन है IR सेंसर जो कि इसको पकड़ता है। हो सकता है कि AC का वो IR सेंसर वो शायद काम नहीं कर रहा हो। या फिर हो सकता है कि AC में कुछ और गड़बड़ी हो। या फिर हो सकता है कि ये रिमोट इस AC का है ही नहीं, ये किसी और रूम के AC का है। इतने सारे कारण, राइट? अब ये थी दूसरी कैटेगरी। अब इसके बेनिफिट क्या है कि ये प्रमोट करती है गेस करना, हाइपोथेसिस क्रिएट करना। अब इसकी ज़रूरत क्या है? अगर आप साइंटिस्ट से पूछेंगे तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है उनके लिए। साइंस में होता क्या है कि अगर आप कोई भी नई चीज़ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पहले तुक्का लगाते हैं कि हो सकता है कि ये हो रहा हो। जैसे कि न्यूटन के सर पर गिरा एप्पल। अब न्यूटन सोचने बैठ गया कि एप्पल नीचे गिरा क्यों? ये शायद धरती खींच रही है या फिर पेड़ ढकेल रहा है। फिर 10 गेसेस मारे उसने, पता नहीं कितनी हाइपोथेसिस मारी उसने। फिर उसने हर एक हाइपोथेसिस को ट्राई किया डिस्प्रूव करने का, फिर जो फाइनली बचा वो हो गया राइट आंसर। बहुत सारी चीज़ें हुई, बट कहानी स्टार्ट होती है गेस करने से। कुछ हुआ, आपने देखा और फिर गेस करना चालू किया। तो
तो ये साइंटिफिक थिंकिंग, और ये चीज़ बहुत ही कम होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में। तो ये उस चीज़ को प्रमोट करती है। अब इसे, ये तो मैंने एक रैंडम घर का एग्जांपल दे दिया, लेकिन आप इसे अपने करिकुलम में पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि 4th ग्रेड की आपने मैथ ली, अब उसमें आपको ये दिखा कि एक बच्चे ने, मान लीजिए आप क्लास में आपके 2 या फिर 2-3 बच्चे हैं और एक बच्चे ने ये मिस्टेक कर दिया, 1+2 1/2 + 1/4 = 2/6। अब आप दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं कि क्या तुम इस मिस्टेक को देख के बता सकते हो कि गलती कहाँ हुई होगी, गेस द मिस्टेक, राइट। तो यानी कि एक बच्चे की गलती आपने कन्वर्ट कर दी बाकी सारे बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, राइट। एंड दिस इज़, ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इजीली आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आपको जवाब और तुक्के तरीके मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, चैट जीपीटी पर जाइए और पूछिए कि यार गेसिंग कॉजेज़ का एग्जाम्पल दो इस ग्रेड की, इस सब्जेक्ट और इस चैप्टर को लेके, राइट। चैप्टर, ग्रेड और टॉपिक, ये नाम बता दीजिए, वो आपको बता देगा कि गेसिंग कॉजेज़ की आप ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी क्लास में। अब इसके साथ आते हैं थर्ड पे, बट उसके पहले मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग से सवाल हैं जो कि आप कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, बोनस क्वेश्चन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि एक जंगल है जला हुआ और उसमें एक स्कूबा डाइवर है जो कि मरा हुआ है, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है पूरी स्कूबा डाइविंग के सूट के साथ। क्या आप गेस कर सकते हो कि कॉज क्या हुआ होगा, कैसे ये स्कूबा डाइवर की डेड बॉडी यहाँ पे आई, राइट। अब आप चाहें तो पॉज करके गेस करने का सोच सकते हैं, वैसे मैं सवाल का जवाब बता देता हूँ। जवाब ये है कि हो सकता है कि ये स्कूबा डाइवर समुद्र में डाइव कर रहा होगा और जंगल में आग लग गई और हेलीकॉप्टर आया आग बुझाने के लिए फायर डिपार्टमेंट से, और उसने समुद्र से पानी उठाया, पानी के साथ साथ ये स्कूबा डाइवर भी चला गया और देन मतलब वहाँ से हेलीकॉप्टर ने गिरा दिया और ये गिर के मर गया। ऐसा कुछ हो सकता है। बट आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरेस्टिंग सा सवाल है और कैसे मतलब इमेजिनेटिव गेसेस और हाइपोथेसिस निकल के आ सकते हैं। एक और सवाल, एक घर है जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, उसके सारे दरवाजे और सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। अब आपको गेस करना है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, व्हाट आर, गेस द कॉजेस। बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। अगर आपने ट्राई कर लिया है पॉज करके तो मैं आपको बताऊं कुछ गेसेस मेरे। हो सकता है कि घर में कुछ गैस लीक हो सकता है कि फ्यूमिगेशन करवाई हो कॉकरोच वगैरह भगाने के लिए और इसलिए घर की दरवाजे खिड़कियाँ खुली हुई हो, या फिर हो सकता है कि ये यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि चोरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, चोरी से प्रिवेंट किया जा सकता है कि नहीं, अलार्म सिस्टम नया लगाया उसको चेक किया जा रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये फोर्स करता है आपको क्रिएटिव होने में, कितने सारे गेस आप मार सकते हैं उसको करने में, राइट। तो ये आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं, किसी भी रैंडम चीज़ को उठा सकते हैं, किसी भी रैंडम प्रॉब्लम को उठा सकते हैं और बच्चे को बोल सकते हैं कि गेस करो कॉजेस। 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का समय। आते हैं अगली कैटेगरी पे, गेसिंग consequences. All right, let me bring this up. Guessing consequences. अब इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है कि एक बच्चा है और उस बच्चे ने एक बिल्ली की पूंछ पकड़ रखी है। अब आपको ये बताना है कि क्या हो सकता है आगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस सीन के आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। पॉज कीजिए और सोच के बताइए 3-4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या होने वाले हैं। अब अगर आपने ट्राई कर लिया तो एक बार मैं दिखाता हूँ, मेरे पास कुछ जवाब हैं। हो सकता है कि बिल्ली अपनी पूंछ पकड़ी जाने पे गुस्सा हो जाए और वो बच्चे को स्क्रैच कर दे। अब अगर बच्चे को स्क्रैच कर दिया तो बच्चे को फर्स्ट एड की किट की ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ सुइयाँ भी पड़ सकती हैं, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मम्मी पापा उसके नाराज़ हो जाएं और ये जो पालतू बिल्ली है इसको मतलब घर से निकाल दें कि नहीं यार अब तुम्हें रखा नहीं जा सकता है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बिल्ली अपनी पूंछ पकड़े जाने पे शायद खुश हो और सोचे कि यार मुझे तो मज़ा आ रहा है, और वो लेट जाए, बोले कि हाँ और मुझे मसाज करो। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिल्ली डर जाए कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, और वो तुरंत से उठ के कहीं और कूद जाए। ये भी हो सकता है कि जब वो कूदे तो पता नहीं कि कुछ और अलग में आसपास में कोई चीज़ हो, कोई इंपॉर्टेंट वैल्यूबल चीज़ हो और वो उस पर कूद गई और वो चीज़ टूट गई और बहुत भारी नुकसान हो गया घर का। तो ये बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यहाँ पे कोई भी जवाब गलत नहीं है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। ये चीज़ एक कॉमन चीज़ है क्रिएटिविटी के लिए, कि क्रिएटिविटी में ज़्यादातर
सवालों के जवाब बहुत होते हैं, एक सवाल के बहुत सारे जवाब होते हैं। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम का क्वेश्चन पेपर देखो तो हर सवाल का एक जवाब होगा, और आपने वही जवाब लिखा है, उसी तरीके में लिखा है, तो आपका नंबर मिलने वाले हैं, वरना नहीं। तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ये बिल्कुल ही डिफरेंट है क्रिएटिविटी प्रमोट करने के स्ट्रक्चर से, राइट। अब आते हैं आगे। अब ये तो हो गया ये अजीबोगरीब एग्जाम्पल, लेकिन इसको आप इससे फ़ायदा क्या है कि आप बच्चे की प्रिडिक्ट करने की क्षमता, ये इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और ये बहुत ही ज़रूरी होती है कि आप कितना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी इन्वेंटर, इनोवेटर, डिज़ाइनर, कुछ भी आप डेवलपर बन रहे हो, राइट, आपको प्रिडिक्ट बहुत चीज़ करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इनफैक्ट आप जितना ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस स्किल की अहमियत कितनी होती है। जो इंसान ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाता है, जैसे कि आप शेयर मार्केट में हो, आप एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप एक कंपनी में CEO हैं, अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होने वाला है मार्केट में, क्या डिमांड, क्या सप्लाई आने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट जो है बेटर करेगी मेरी, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपकी कंपनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, राइट। तो जैसे जैसे आप करियर में सक्सेसफुल होते जाइएगा, आपको दिखने लगेगा कि इस स्किल की कितनी महत्वता है। और अगर आप वही एजुकेशन सिस्टम में देखें तो इस स्किल को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप ऐसे करके बच्चों की प्रिडिक्टेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। अब कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि आपके करिकुलम से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, मैथ का तो बहुत एग्जांपल ले लिया, इस बार इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। थैंक यू। 11th ग्रेड की इकोनॉमिक्स। व्हाट इफ एनर्जी वाज फ्री फॉर इंडस्ट्रीज। मान लीजिए कि सारी इंडस्ट्रीज हैं, राइट, कोई फ़ोन बना रही है, कोई बाइक बना रही है, कोई कार बना रही है, कुछ भी, सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए सरकार ने बोला कि आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है, 0 पैसे देने हैं आपको, जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करनी है करो आज से। क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं हमारे मार्केट पे, ये गेस करके आपको बताना है। अब ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। आपको आंसर अगर मैच करना है या फिर कुछ और सपोर्ट चाहिए तो ChatGPT पे जाइए और पूछिए कि ये रहा सवाल, बताओ मेरे को क्या होने वाला है। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं कहानी में। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो है, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। हाँ, अब ये क्या चीज़ है? तो इसमें बच्चे को एक प्रोडक्ट दिया जाता है, ऑलराइट, जैसे कि मान लीजिए टेडी बेयर, एक खिलौना, और उसे कहा जाता है कि आपके पास 2 से 5 मिनट है, मुझे 10 से 15 चीज़ें बताओ जो कि आप कर सकते हो जिससे कि ये प्रोडक्ट इम्प्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है। एंड कोई गलत जवाब नहीं है, मस्ती से जितने भी चीज़ें, जितने भी ख्यालात दिमाग में आ रहे हैं बस लिख दीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और एक बार ट्राई कीजिए। अब अगर आपने ट्राई कर लिया है तो आइए देखते हैं। मैंने कुछ ये नोट किया कि हो सकता है कि इस टेडी बेयर को मैं एक थोड़ा कलरफुल बना सकता हूँ। ये बस भूरे कलर का है यार, क्या भद्दा सा लग रहा है, कुछ और चटकीले भड़कीले कलर डाल के मैं इसे और कलरफुल बना सकता हूँ। हो सकता है कि इसके अंदर मैं अलेक्सा डाल दूँ, AI डाल दूँ, ताकि ये बात करे, मैं इससे बात कर सकता हूँ। मैं इसको बोलूँ कि यार टेडी बेयर कुछ गाना बजा दो, और ये गाना चालू कर देगा। इसकी आंखों में मैं प्रोजेक्टर लगा सकता हूँ, और जब मुझे मूवी देखने का मन करे, वीडियो देखने का मन करे, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि यार टेडी बेयर, क्या तुम वो बेबी शार्क वाला गाना बजा सकते हो मेरे लिए वीडियो पे, यहाँ दीवार पे, और ये बजा सके आप। मैं इसकी खुशबू भी बढ़ा सकता हूँ, और इसके अंदर कुछ परफ्यूम्स वगैरह डाल दूँ ताकि ये हमेशा अच्छी खुशबू में महकता रहे। हो सकता है कि मैं इसके अंदर व्हील्स लगा दूँ ताकि मैं कभी भी इसे बोल सकता हूँ कि टेडी बेयर कहाँ हो तुम, मेरे पास आओ, और ये टेडी बेयर मेरे पास आ जाएगा। साउंड डिटेक्शन ये हुआ कि ये मेरी आवाज़ को सुन के पहचान सकता है कि हाँ राम बात कर रहा है, एंड तभी ये मेरी बात सुनेगा, वरना अगर कोई और इससे बात करे तो ये उसकी कमांड्स को नहीं सुनेगा। तो ये से कुछ प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स मैंने किए, मज़ा आया, राइट। एंड इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये बढ़ावा देता है इनोवेशन को। और ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, आपको खुद से पता होगा कि यार इनोवेशन कैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और भविष्य इनोवेटर्स का है, इन्वेंटर्स का है इनफैक्ट, राइट। अब देखते हैं कि इसको आप बाकी सारे सब्जेक्ट में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, राइट। तो देखिए 11th बायोलॉजी का एक एग्जाम्पल है कि आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने उसके बारे में पढ़ा। अब आपको ये देखना है कि आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ऑलराइट। अब बहुत सारे कुछ भी अजीबोगरीब आंसर सब चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। जैसे कि
मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है ये पास पास में, ये इससे बहुत ही मतलब चोकिंग वाला प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी लोग चीज़ें निकल जाते हैं, गलत पाइप में चला जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है बच्चों के साथ खासकर। तो काश ये दोनों पाइप्स अलग होती। कोई सही जवाब नहीं, कोई गलत जवाब नहीं, सब चलता है। शायद हो जाए कि मतलब पेट जो है ओवर ईटिंग के पहले कोई अलार्म दे दे, या फिर हमें ओवर ईटिंग करने ही नहीं दे किसी तरह से, तब कोई भी इंसान मोटा नहीं होगा और ओबेसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इंसान को। ऑलराइट, हो सकता है कि अभी हम खाना खाते हैं और हमारा पेट डाइजेस्ट करता है और एनर्जी देता है। व्हाट इफ़ क्लोरोफिल हो हमारे बॉडी में एंड देन सनलाइट से डायरेक्टली हम एनर्जी ले लें, तो हमारे पास जैसे आजकल के नए ज़माने के कार्स आ गए हैं ना, कि आपके पास पेट्रोल का भी इंजन है और इलेक्ट्रिक का भी इंजन है, डुअल इंजन, तो समथिंग लाइक दैट फॉर हमारे बॉडी के लिए भी, राइट। अनदर एग्जांपल हो सकता है कि मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे टाइनी पोर्स हो जाएं, जिससे कि जो भी गैस बन रही है बॉडी में वो आराम से निकलते रहे, राइट, और हमें कभी बॉडी में गैस की पेन वगैरह नहीं हो। ऐसी मतलब बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज़ आप निकाल के लेके आइए, एंड इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। ऐसे ही आपने देखा कि 2-3 मिनट की बात है, एंड देन बट ये बहुत ही अलग वे ऑफ थिंकिंग है। क्रिएटिव थिंकिंग इज़ वेरी डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग दैन what is being taught in traditional school system, right? अलग अलग एग्जाम्पल है। 10th हिस्ट्री का एग्जाम्पल की आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म हुआ तो एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी। अब कहते हैं कि उसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 काइंड ऑफ स्टार्ट हुआ, उसके कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स किया जा सकता है। तो अगर आपने जस्ट पढ़ा है 10th हिस्ट्री ये चैप्टर वर्ल्ड वॉर 1 का, तो उसके बाद आप ये पूछ सकते हैं कि 5 तरीके बताइए कि जिससे कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड किया जा सकता था इंस्टेड ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। फिर एग्जाम्पल है फिफ्थ ग्रेड का कि ये रहा एक पोएम, आप इस पोएम में कुछ भी लाइन ऐड कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, गो एंड डू दैट। सो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप अपने बच्चों को करवा के उनकी इनोवेशन की कैपेसिटी को इनकरेज कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और बच्चों को भी मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी है अनयूजुअल यूजेस। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें होता क्या कि आपको इसमें 2 टाइप है। एक टाइप है कि आपको मैंने एक ऑब्जेक्ट दे दिया और आपको बताना है कि इसके क्या क्या इस्तेमाल, किस किस चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अनयूजुअल यूजेस मतलब कि जो नॉर्मल यूज़ है उसके अलावा किस किस चीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया एक चाकू, चाकू से तो काटते हैं, वो तो यूजुअल मतलब तो नॉर्मल यूज़ हो गया। इसके अलावा अजीबोगरीब और क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं एक चाकू के। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सोचिए, अपने बच्चे के साथ भी सोचिए और फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो ये देखिए, मैं चाकू को एक स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकता हूँ। आपने किया ही होगा अपनी ज़िंदगी में, हम लोग बहुत ही जुगाड़ू हैं, तो जब स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है तो फिर चाकू का इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर आपने बॉटल ओपनर की तरह यूज़ किया होगा, पुरानी कोक की जो बॉटल आती थी और उसमें जो ढक्कन होता था, बॉटल ओपनर नहीं है तो फिर चाकू लेके मतलब खुरेद रहे हैं और खोल रहे हैं। आप इसको पीठ खुजलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे गेम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइफ थ्रोइंग गेम, बोर्ड लगा दीजिए एंड देन चाकू से फेंकिए। नॉट रिकमेंडेड, नॉट सेफ, बट हाँ करने का तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, अब क्योंकि ये कंडक्टर है और इसका जो हैंडल है ये इंसुलेटर है, आप इसको यूज़ करके कुछ इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह अगर ठीक करनी है तो आप कर सकते हैं। ऑलराइट, अगेन नॉट रिकमेंडेड, नॉट सेफ, बट हाँ पॉसिबल है अगर जो हैंडल है वो इंसुलेटर का बना हुआ है तो। ओके, लास्ट थिंग इज़ और वन ऑफ द थिंग्स इज़ दैट है इसका आप इस्तेमाल हथौड़े की तरह कर सकते हैं। इसका जो पीछे का पार्ट है वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा स्टर्डी है, अगर आप चाहें तो इसे इसका इस्तेमाल करके ठोक सकते हैं किसी चीज़ को, राइट। तो ये तो हो गया एक तरीका। अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दी हुई है तो उसके यूजुअल मतलब जो आम तौर पे जो इस्तेमाल है उसको छोड़ के अजीबोगरीब जितने भी तरीके के इस्तेमाल हो सकते हैं वो बताइए। ऑलराइट, अगेन 2 से 5 मिनट लीजिए और 10 से 15 यूज़ केसेस लिख के दीजिए। नाउ अब दूसरा कैटेगरी 5 के अंदर पॉइंट भी आता है। अगर मैं आपको एक यूज़ बताऊं, अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे ये करना है, ठीक है, तो क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें आप इस्तेमाल करके वो चीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एक स्क्रू पड़ा हुआ है और मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है, तो कैसे इसे मैं अंदर डालूंगा, कैसे मैं इसे स्क्रू करूँगा। तो ये देखिए, नाइफ़ का तो मैंने आपको बता ही दिया पहले। सीजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी अगर कोई पतली सी सीजर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पून का पीछे का हिस्सा अगर वो पतला है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाखून का इस्तेमाल तक कर सकते हैं स्क्रू को डालने के लिए। स्केल, मैंने तो
प्लास्टिक वाली जो स्केल आती थी या फिर स्टील वाली स्केल, उसका भी इस्तेमाल करके मैंने कभी कभी स्क्रू टाइट किया है। तो ये अनयूजुअल चीज़ें हो गई जिसका इस्तेमाल करके मैं अपना काम निकाल सकता हूँ, बेसिकली जुगाड़ का काम। ऑलराइट, सो ये थी कैटेगरी नंबर 5 एंड इसके फ़ायदे क्या हैं कि ये इनकरेज करती है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। बेसिकली सिंपल टर्म में बताऊँ तो जुगाड़, अगर आपको एक काम करना है और वो काम सीधे तरीके से नहीं हो पा रहा है तो और क्या क्या तरीके हैं जिसका कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो करने में। बेसिकली होता क्या है कि हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन में बताया जाता है कि इस चीज़ का काम ये है बस, राइट। कभी ये नहीं बताया जाता है कि इस चीज़ को और कितने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये इनकरेज करती है फ्लेक्सिबल थिंकिंग, राइट। ये प्रमोट करती है फ्लेक्सिबल थिंकिंग बच्चों में। देखिए, अक्सर हमें ज़िंदगी में सिखाया जाता है कि ये रहा सामान और इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है इस काम के लिए बस, लेकिन अक्सर दुनिया में ऐसा होता नहीं है। आप किसी भी और चीज़ को लेके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का बस एक सॉल्यूशन नहीं होता है, मल्टीपल सॉल्यूशन होता है। और जब आप फ्लेक्सिबल थिंकिंग रखते हैं, जब आपको पता होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं, तब आप बेटर इनोवेटर, बेटर इन्वेंटर बन सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस कैटेगरी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अब इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं स्टडीज़ में, अपने करिकुलम में। ये तो मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिख के बताया, राइट। फॉर एग्जांपल 10th ग्रेड की बायोलॉजी है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मान लो कि स्टमक है, स्टमक HCl प्रोड्यूस करती है, खाना पचाने में मदद करती है। मान लो कि HCl प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो आप, बताओ। अब वहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि आपके जवाब सही होने चाहिए, नहीं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ऐसा सोचने का तरीका, आपको ऐसा सोचने का एक्सपीरियंस मिले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हो सकता है कि अगर HCl नहीं मिल रहा है तो खाना खाने की ज़रूरत क्या है यार। टैबलेट होता है ना, फूड सप्लीमेंट का, स्पेस में जाओगे तो मे भी खाना उतना नहीं मिलता, टैबलेट ही खा के लोग रखते हैं। प्रोटीन विटामिन की टैबलेट वगैरह वगैरह खा लो, जिससे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मे बी तुम सर्वाइव कर पाओगे। या फिर हो सकता है कि आप HCl की गोली खा लो, जो कि कैप्सूल खा लो, जो कि पेट में जाए और फिर वो डिज़ोल्व हो जाए और HCl निकल जाए। या फिर ये हो सकता है कि आप खाना लो और उसे पेट के बाहर HCl से ट्रीट कर लो एंड उसके बाद में भी पाइप के थ्रू पेट में डाल दो। These are few examples, but the point is not to be right here. The point is कि आपको ऐसी सोचने की क्षमता मिल रही है। अगला एग्जाम्पल है 9th फिजिक्स का, कि आपने सुना ही होगा कि एक अंडे का पैराशूट बनाओ। एक ऐसा पैराशूट बनाओ जो कि एक अंडे को एक फर्स्ट फ्लोर से अगर मैं ड्रॉप करूं तो पैराशूट की मदद से आराम से लैंड हो जाए और वो टूटे नहीं। तो ये सिस्टम आपको बनाना है। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। इनफैक्ट इस कैटेगरी में कुछ बोनस सवाल भी हैं। ये देखिए, पहला सवाल ये आता है, मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ 6 मैच स्टिक्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उसे ऐसे कुछ अरेंज करें कि 4 ट्रायंगल्स आपको दिख जाएं। 4 ट्रायंगल्स। पॉज कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा। आप एक्चुअली में मैच स्टिक्स ला के ऐसा कर सकते हैं ज़मीन पर। अगर आपने ट्राई कर लिया तो देखिए इसका जवाब कुछ ऐसा निकलता है। आप एक पिरामिड बना सकते हैं चारों मैच स्टिक्स से। ये 3 मैच स्टिक्स ज़मीन पे और ये 3 मैच स्टिक्स ऊपर हवा में, ऐसे कुछ पिरामिड शेप में। तो ऐसे आपको 4 ट्रायंगल्स मिल जाने वाले हैं। 1 2 3 इस साइड में और चौथा बेस, राइट। तो ये कुछ यूनिक थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्राई कर रहे होंगे शायद सारे मैच स्टिक्स को ज़मीन पे रख के ही अरेंज करने का, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि मैं मैच स्टिक को ज़मीन से बाहर भी ले जा सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड, ये अनयूजुअल यूजेस। यहाँ पे आप जो हैं थोड़ा इनोवेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रेक कर रहे हैं। ज़मीन पे ही बस अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बाहर भी जा सकते हैं पर्सपेक्टिव के। अनदर एग्जाम्पल, इसे कहते हैं डंकर्स कैंडल प्रॉब्लम। आपको दिया हुआ है एक कैंडल, एक मैच बॉक्स, माचिस की तीली है इसमें, और कुछ पिंस वगैरह हैं। ओके, इन सब चीज़ों की मदद से आपको कुछ ऐसा करना है कि ये कैंडल जो है ये दीवार में अटक जाए, और फिर आपको कैंडल को जलाना है और कुछ ऐसा करना है सेटअप के साथ कि ये कैंडल जले और इसका जो मोम है, जो वैक्स पिघल रहा है, वो ज़मीन पर नहीं गिरना चाहिए। ओके, तो कैसे आप सेटअप करेंगे ये बताइए। अब आपने अगर वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया तो फिर देखते हैं। ये है जवाब। आप कर सकते हैं कि ये जो मैच बॉक्स है इसे खाली कीजिए, ओके, और इससे मैच बॉक्स को दीवार में चिपकाइए पिन की मदद से, ऑलराइट, एंड देन उसके ऊपर कैंडल रखिए एंड देन कैंडल को जलाइए।
तो यहाँ पे भी आपको ये सोचने में मजबूर किया जा रहा है कि यार जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे हटो। जो आपको सिखाया गया कि मैच बॉक्स का इस्तेमाल होता है बस माचिस के लिए, उससे हटिए, कुछ अलग सोचिए। आप मैच बॉक्स को खाली भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कैंडल को पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो थी 5 कैटेगरीज, 5 आउट ऑफ 10 कैटेगरीज ऑफ टॉरेंस टेस्ट। लेट मी एक्चुअली शो यू ऑल द कैटेगरीज। ये 10 कैटेगरीज हैं। अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो फिर मैं पूरी कैटेगरीज की बात इस वीडियो में नहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा बाकी 5 कैटेगरीज पे और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर कहीं पे मैं लिंक कर देने वाला हूँ। तो या आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप कि इसकी मदद से आपके बच्चे की क्रिएटिविटी और उसके स्कोर्स बढ़ना चालू हो।